So, hello everyone, good morning. This is Kuldeep Mishra. Today we are going to start our second section of social studies, and that is geography. And today we will take the first chapter of that section, and the chapter name is resources. In the previous video classes, we have already discussed about the two lessons of history. So, today we are going to start the geography section, and it will be explained by me, Kuldeep Mishra. So if you have any queries, then you can comment me and you can ask me whenever you want. And so let's start. The first thing that comes in our mind, resources. What is resources? What do you think about resources? तो मैं इसको एक तरह से समझाता हूँ आप लोगों को कि रिसोर्सेज क्या हैं. कि रिसोर्सेज वही हैं एक तरह से जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं और उनको हम किसी न किसी तरीके से अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं. तो वही चीज़ हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे. रिसोर्सेज. नेचर हैज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ रॉक्स, soil, minerals, natural vegetations and animals. These are called the gift of the nature. Nature has a large variety of rocks. रिसोर्सेज क्या है? वो सारी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं और जो हम सभी को नेचर ने एज अ गिफ्ट दिया है, उनमें से सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं? जैसे कि लार्ज वैरायटी ऑफ रॉक्स हो गए, सॉइल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, नेचुरल वेजिटेशंस हो गए, एनिमल्स. ये सारे क्या हैं? एक तरह से रिसोर्सेज हैं. इनका हम किस तरीके से यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर. तो वेन एवर एनीबडी आस्क यू अबाउट द डेफिनीशन ऑफ रिसोर्सेज, देन व्हाट विल यू आंसर? देन द सेकेंड पैराग्राफ इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. रिसोर्सेज रिफर्स टू ऑल मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच हेल्प अस टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. रिसोर्सेज वो क्या है? रिसोर्सेज हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल वो सारे मटेरियल जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और जो हमें सेटिस्फाई करते हैं, जो हमें संतुष्ट करते हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. अब आप ये खुद सोचो कि आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके आसपास ही अवेलेबल हैं और वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं. दैट इज़ रिसोर्सेज. वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ट्रीज़. We can take the example of minerals, fuels. They are the resources and we got from the nature. So this is the resources. अब हम लोग इसको पूरी बुक में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन मैं उस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. एक बार आपको बुक लेकिन पढ़ना पड़ेगा इसके साथ. वीडियो देखने के बाद आप लोग एक बार बुक ज़रूर पढ़ लें. Then technology and time are the two main factors which can change substance into resources. अब टाइम के साथ और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट होता गया, तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये बहुत ही मेन फैक्टर रहे हैं जिससे कि हम रिसोर्सेज और ज़्यादा मात्रा में क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं. मतलब उनकी हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं थ्रू द टेक्नोलॉजी. तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया और हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो हमने रिसोर्सेज भी बहुत तरीके के रिसोर्सेज हमें मिलते गए. अब जैसे इसमें एक चीज़ और बताया जा रहा है कि ह्यूमन बींग्स आर एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. इट इज़ देयर नॉलेज एंड स्किल दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल, द मिनरल डिपॉजिट्स इन USA वर नॉट वैल्यूएबल टू द नेटिव्स एज दे डिड नॉट नो देयर यूज़. अब ह्यूमन बींग्स को भी बताया जा रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. क्यों? क्योंकि उनका जो नॉलेज है, उनकी जो स्किल है किसी रिसोर्सेज को पता करने के लिए, मतलब उसको फाइंड करने के लिए, तो ह्यूमन बींग्स का भी होना ज़रूर है और उनके पास इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि हाँ, इस चीज़ को मैं कैसे पा सकता हूँ. तो जैसे कि एग्जांपल दिया गया, द मिनरल डिपॉजिट इन USA वर नॉट वैल्यूएबल टू द नेटिव्स एज दे डिड नॉट नो देयर यूज़. जैसे कि ये बताया जा रहा है कि जैसे कि USA में जो वहाँ के निवासी हैं, नेटिव्स मीन्स वहाँ के रहने वाले, उनको तब तक वहाँ के मिनरल डिपॉजिट्स के बारे में, उसकी वैल्यू के बारे में नहीं पता था, क्योंकि वो उसके यूज़ के बारे में वो जानकारी नहीं थी, मतलब उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी. लेकिन however, when Europeans migrated to this region, they explored and developed the mineral deposit, and the mineral deposits acquired the value of resource.
लेकिन जब यूरोपियंस माइग्रेट करके उस रीजन में गए और उन्होंने वहाँ पे मिनरल्स के डिपॉजिट्स को एक्सप्लोर किया और उसको डेवलप किया, जिससे कि वहाँ पे उनको पता चला कि हाँ यहाँ पर जो है रिसोर्सेज की कितनी वैल्यू है, और उससे जो है यूएसए के लोगों को पता चला कि अरे यहाँ पर तो हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट था और हम लोग को इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। तो इन्फॉर्मेशन कब मिली? जब उनके पास नॉलेजेबल एंड स्किलफुल लोग पहुँचे, और वो कौन थे? यूरोपियंस थे। देयर आर स्टिल मैनी थिंग्स इन द वर्ल्ड हुज एक्चुअल वैल्यू इज़ ईदर नॉट नोन टू अस और वी डू नॉट possess सुटेबल टेक्नोलॉजी टू यूज़ देम। अब जैसे हमारे यहाँ की पूरे विश्व में बहुत सारी अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी हमें भी इंफॉर्मेशन नहीं है, या तो हमें उसके बारे में पता नहीं है, या तो हमारी टेक्नोलॉजी उस चीज़ को अभी मतलब पोजेस करने में सूटेबल नहीं है, इस वजह से हम उन सब चीज़ों को अभी भी नहीं पा रहे हैं। तो हाउएवर ह्यूमन नीड्स इन फ्यूचर कैन फोर्स देम टू डेवलप अ टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट दीज थिंग इनटू यूजफुल रिसोर्सेज। अब जैसे जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आदमी की ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी फ्यूचर में, तो हो सकता है कि वो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी को डेवलप करें और वो एक तरह से उस टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट करें जिससे कि वो यूज़फुल रिसोर्सेज को क्या कर सकें, टेक्नोलॉजी के थ्रू रिसोर्सेज को अपने में यूज़ कर सकें, मतलब अपने लिए यूज़ कर सकें। ह्यूमन नीड्स आर नॉट सेम एवरीवेयर, इट्स वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जैसे हम एक चीज़ एग्जांपल्स ले सकते हैं कि जैसे आदमी की ज़रूरतें जो हैं वो रीज़न टू रीज़न और टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। जैसे कि हम वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ वेरी माइनर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग ये देख सकते हैं कि आप ही ले लो अपने आप को कि अगर कोई एक लड़का है और एक दूसरा लड़का है, दोनों के नीड्स जो हैं वो अलग अलग होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। उसको कुछ और चाहिए तो उसको कुछ और चाहिए, तो दोनों चीज़ एक ही जगह प्रेजेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और दोनों चीज़ एक ही टाइम पर मिल जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। तो टाइम टू टाइम और रीज़न टू रीज़न जो ये ह्यूमन नीड्स हैं ये चेंज होती रहती हैं। जैसे कि आज के टाइम पे देखो, अभी तक हमारे यहाँ जो थर्मल एनर्जी को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, लेकिन अब टाइम से धीरे धीरे जैसे सोलर एनर्जी आने लगी तो हमें जो है अब उसकी वैल्यू पता चलने लगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब टेक्नोलॉजी हो गई, मुझे पता चल गया कि हाँ इसके थ्रू भी हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन वी स्टार्टेड टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी इन सोलर सेक्टर। सो दिस इज़ द ह्यूमन नीड्स। सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या हैं? तो उसमें देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड थर्ड इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स वही हम बोल सकते हैं कि जो सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में, मतलब कि जो नेचर में प्रेजेंट हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वॉट एवर द रिसोर्सेज इज़ प्रेजेंट इन नेचर दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब वो नेचर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे कि इसमें लिखा है द नेचुरल इंडोमेंट सच एज लैंड, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉसिल फ्यूल्स आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। अब यही सारी चीज़ें तो नेचर में हैं अवेलेबल, तो इन सभी चीज़ों को नेचुरल रिसोर्सेज बोल दिया गया। इजी है। अब इस पूरे जो भी मैंने ये पीपीटी तैयार की है इसको आप एज अ नोट्स लिख सकते हो, पूरी बुक लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको नोट्स की तरह आप लिख लो अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में, और उसके बाद मैं अब जब इस चैप्टर को मैं फिनिश करूँगा, अभी इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, जब इस चैप्टर को फिनिश करूँगा देन आई विल प्रोवाइड द क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड यू विल हैव टू सॉल्व इट, and when you solve it then you will send me the answer of that questions. I will correct that. If answer is right then it is right. If anybody has a problem with the answer then you can contact me or message me. तो अभी हम देखते हैं द यूटिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो जो यूटिलिटी है मतलब यूटिलाइजेशन एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को उनको इन सभी फैक्टर से डिटरमाइंड किया गया है, जैसे कि द फॉर्म इन विच इट ऑकर्स,
मतलब कि कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, द प्लेस वेयर इट ऑकर्स, वो किस जगह पर अवेलेबल है, एफर्ट नीडेड टू प्रोसेस इट, कितना ज़्यादा एफर्ट लगेगा उस चीज़ को मतलब प्रोसेस में लाने के लिए, और द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग, मतलब उस चीज़ को मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इन सभी चीज़ों को करने में कितना कॉस्ट आएगा, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया जाता है। अब इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था सोलर सिस्टम का, सोलर एनर्जी का। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चला अब वो उस तरह का जो एक तरह से हम बोल सकते हैं उस तरह की सिस्टम हम कहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो उसी जगह पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं जहाँ पर इंसोलेशन ज़्यादा होता है। तो इंसोलेशन मीन्स क्या होता है, इंसोलेशन मीन्स मतलब कि सूर्य सन रेज जो है वो कितनी ज़्यादा किस पर्टिकुलर रीजन में पड़ रही है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कौन सा रीजन होगा, जो एरिड रीजन होगा, मतलब जहाँ पर सैंडी सॉइल्स होंगी उस जगह पे अगर हम उस चीज़ को इस्टेब्लिश करें सोलर पैनल वगैरह को, तो आई थिंक दे कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ इंसोलेशन। सो वो प्लेस उसके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, और फिर उसमें कितना एफर्ट लगेगा उस चीज़ को प्रोसेस करने में, और उसके बाद उस पर कॉस्ट कितना आएगा, इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो अब इसको भी हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब बेसिस ऑफ ओरिजिन की क्या बात है कि जैसे इसमें दो रिसोर्सेज आ जाते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। इट इज़ आल्सो नोन एज लिविंग रिसोर्सेज, they include plants, animals and microorganism, it is renewable। मतलब कि बायोटिक रिसोर्सेज मीन्स क्या कि इनको लिविंग रिसोर्सेज बोलते हैं, जैसे कि ऐसे रिसोर्सेज जो लिविंग कंडीशन में है दैट इज़ कॉल्ड द बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे इसमें प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है, एनिमल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इनका क्या क्या यूज़ है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज़ है, अब जैसे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो किसी मतलब कि जैसे लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, देन दिस इज़ द आल्सो रिसोर्स। एनिमल्स का क्या यूज़ है, एनिमल्स का यूज़ हम लोग अपने याद तो बहुत सारे लोग उसको फूड में भी लेते हैं। प्लांट्स यू नो वेरी वेल अबाउट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्लांट्स, तो दीज आर द बायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज वी गेट अबायोटिक रिसोर्सेज फ्रॉम फिजिकल और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। मतलब ऐसे अबायोटिक रिसोर्सेज हैं जिनको हम अपने इन्वायरमेंट में तो हैं लेकिन वो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में, जैसे लैंड, वाटर, एयर, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज आर अबायोटिक रिसोर्सेज। मतलब ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जैसे लैंड का क्या मतलब, हम उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि मतलब उसमें जैसे प्लांट्स का क्या है, प्लांट्स में लिविंग कंडीशन होती है जैसा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और वो अपना फूड भी खुद ही बनाता है। एनिमल के साथ भी है ये, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ भी। लैंड के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपना फूड वगैरह बनाता है या ऐसा कुछ प्रोसेस है, कुछ नहीं करता। वाटर के साथ भी ऐसा नहीं है, बस वो एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो फ्लो हो रही है। एयर है तो वो भी ऐसा ही है। तो दीज आर कॉल्ड द अबायोटिक रिसोर्सेज दैट आर इन नॉन लिविंग कंडीशन, दे आर नॉन रीन्यूएबल। मतलब इनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी भी मिनरल्स को अगर हमने यूज़ कर लिया लैंड से, मतलब उसको हमने एक्सकवेशन करके अगर हम उनको निकाला हमने किसी भी मिनरल्स को, तो फिर क्या होगा कि हम उस मिनरल्स को दोबारा तो उस जगह पे प्लेस कर नहीं सकते या फिर उसको फिर से उसी फॉर्म में ला नहीं सकते। तो इस वजह से हम उसको नॉन रिन्यूएबल फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। अब प्लांट के साथ क्या है कि अगर हमने एक प्लांट जो है मतलब एक प्लांट को हमने एक जैसे आम का पेड़ है, आम के पेड़ को हमने काट दिया लेकिन अगर उसके एक बीज को हमने लगा दिया तो उसी तरह का एक आम का पेड़ फिर से आ जाएगा, तो दैट इज़ रीन्यूएबल। तो रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल में आप लोग को समझ में आ गया व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन द रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। तो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल फिनिश द चैप्टर ऑफ we will finish the first chapter and you can take all the section as your notes. So I hope you all have understand whatever I have taught you. So if you have any queries then you can message me or contact me. Okay, thank you, have a good day.